नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट और मैं हूं आपके साथ अविनाश। 11 मार्च 2011 को जापान के उत्तरी पूर्व तट पर एक भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 9.0 थी। इसके बाद तबाही बहुत मची थी और वहीं पर एक फुकुशिमा परमाणु संयंत्र था जो कि डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद इसमें यूज किया जाने वाला जो एक वाटर होता है रेडियो एक्टिव, वो काफ़ी दिनों से वहाँ पर एकत्रित होकर पड़ा हुआ है। उसे अब समुद्र में फेंकने का प्लान जो है जापान ने पूरी तरह से बना लिया है। इसका असर कहीं न कहीं समुद्री जीवों पर पड़ेगा, हम इंसानों पर भी पड़ेगा। इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमने आज 2 खास मेहमानों को आमंत्रित किया है आपके सामने ताकि हम समझ सकें आखिरकार ये पूरा मैटर क्या है, इससे हमारे जीवन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे पर्यावरण पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहूँगा, हमारे साथ सौम्य दत्ता जी हैं, जो कि आपके साथ पहले भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वैशाली मैम भी हैं, जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रही हैं और इस पूरे मुद्दे पर रोशनी डालेंगी कि आखिरकार कितना हानिकारक ये हो सकता है जब इसका समुद्र में से डिस्चार्ज किया जाएगा। सौम्य दत्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप सबसे पहले इसको समझाएँ लोगों की कि ये पूरा मैटर क्या है? किस तरीके से ये हानिकारक हमारे लिए हो सकता है? क्या दूसरा भी रास्ता है, जो ये रेडियो एक्टिव वाटर इकट्ठा हुआ है, इसको डिस्चार्ज करने का? देखिए, सबको नमस्कार। पर्यावरण पोस्ट का सभी दर्शकों को नमस्कार। ये जो पिछले 10 साल से इसको हम झेल रहे हैं, मतलब सिर्फ जापान नहीं झेल रहा है, पूरी दुनिया इसको झेल रहा है। जी, और सब जानते हैं क्योंकि फुकुशिमा का एक्सीडेंट जब हुआ था तब पूरी दुनिया का घर घर में टेलीविजन न्यूज चैनल्स का जरिए पूरी दुनिया का घर घर में ये न्यूज पहुंच गया था। और जैसे जैसे ये दुर्घटना चलते जा रहा है और काफी सारे चीजों को लोग समझ रहा है। अभी जो स्थिति पैदा हुआ है, देखिए पीछे अभी उसकी फुकुशिमा के आसपास में 30-35 किलोमीटर का जो एक सर्कल का एरिया है, मतलब जी। हजारों स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, अभी भी वहाँ लोग जाके रह नहीं सकते क्योंकि वहाँ रेडियो एक्टिविटी अभी भी ज्यादा है। जापान का सरकार, जिनके पास पैसा बहुत है, टेक्नोलॉजी बहुत है, वो कोशिश तो कर रहा है उसको साफ करने के लिए, लेकिन अभी नहीं कर पाया और काफी सालों तक वहाँ लोग जाके रहना शुरू नहीं कर पाए। विजिट तो कर पा रहा है, लोग ऑकेशनली जा रहा है, विजिट करके आ रहा है। लेकिन साथ साथ जो समस्या हुआ है, 3 रिएक्टर का दुर्घटना हुआ था। जो 4 रिएक्टर वाली जो प्लांट था, हुँ, फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट था, 3 रिएक्टर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और 3 रिएक्टर का जो कोर है, वो कोर कंट्रोल से बाहर जाके कुछ मेल्ट डाउन होके, कुछ कंटेमिनेट करके, और ऐसे चीज है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो उसका जो कोर है वह रेडियो एक्टिव चीज है। वो आप सब कुछ प्लांट बंद भी कर दे तब भी वो गर्म होते रहेगा क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके भी होते रहेगा। हुँ, और उसमें बहुत ज्यादा परिमाण में हीट पैदा होते हैं, गर्मी पैदा होते हैं। और यदि उसको ठंडा नहीं रखोगे तो उसको दुर्घटना कंटिन्यूअस होते जाएगा, बड़ा दुर्घटना होते जाएगा। इसलिए एक तो चीज था जो फुकुशिमा के बगल में ही प्रशांत महासागर है, तो जापानी सरकार प्रशांत महासागर से पानी लेके ठंडा करे जा रहा है। हुँ, हुँ, लेकिन लाखों करोड़ों टन पानी जो रेडियो एक्टिव चीजों से मिलके प्रदूषित हो चुका है, उस पानी इतना रेडियो एक्टिविटी है उसमें कि उसमें इंसान का नुकसान होगा, कोई प्राणी का नुकसान होगा। तो उसको आप ऐसे ही छोड़ नहीं सकते हो। तो अभी तक बड़े बड़े टैंक और ड्रम में इस पानी को, जो रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन हो चुका है, उसको स्टोर करके रख के जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे अमाउंट बढ़ते जा रहा है, अब पानी प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो अभी जापानीज सरकार जो प्लान किया है, ये इस साल से शुरू होगा, अभी से शुरू करके पहले 2 साल उन्होंने टेस्ट रन करेंगे। टेस्ट रन के बाद से ये रेगुलर छोड़ना शुरू होगा प्रशांत महासागर में। और ये हुँ। आने वाले 40 साल तक ये रेडियो एक्टिव पानी छोड़ा जाएगा प्रशांत महासागर से। उसमें मैं थोड़ा सा इसका पर्सपेक्टिव, क्यों विरोध हो रहा है, कौन विरोध कर रहा है बोल के मैं अपना विराम दूंगा। फिर इसके बाद डॉक्टर वैशाली पाटिल भी इसके ऊपर बोलेंगे क्योंकि वो कोस्टल एरिया में ऐसे मुद्दे पे काम की है। तो ये जो विरोध जो हो रहा है, ये हुँ, सिर्फ कोई बड़े बड़े देश जैसे फिलीपींस है, कोरिया है, बाकी लोग विरोध कर रहे हैं ऐसे नहीं है। क्योंकि आप एक दुनिया का मैप में देखेंगे, फिलीपींस, कोरिया, आसपास में बहुत सारे, वियतनाम, बहुत सारे देश हुँ, उसी सागर का इधर उधर करके। और अब जानते हैं सागर का पानी कोई एक जगह में बंधा नहीं मज़ा रहता है। ओशन करंट चलते रहते हैं पूरी दुनिया का समुन्द्र में। ओशन करंट चलते रहे जिसको हम बोलते हैं ओशन ओशनिक सर्कुलेशन, जो हीट और बाकी सब चीज को रहता है। मतलब अटलांटिक ओशन का पानी
दक्षिण सागर में आते हैं, उसके पानी भारत सागर में आते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। तो ये यदि आने वाले बहुत साल तक, जो प्लान है 40 साल तक, ये रेडियो एक्टिव पानी छोड़ा जाएगा, तो बहुत सारे देशों का जो समुद्री तट का एरिया प्रभावित होगा। दूसरा, जो मछुआरे हैं उनका आजीविका भयंकर इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा, समंदर में इतनी रेडियो एक्टिव पानी छोड़ने से बाकी जीवों में क्या म्यूटेशन होगा, उसके चलते हमें क्या झेलना पड़ेगा, वो अभी कोई जानता नहीं। तो ये चलते सिर्फ बड़े बड़े देश नहीं, फिलीपींस, कोरिया जैसे देश नहीं है, लेकिन प्रशांत महासागर में आप जानते हैं छोटे छोटे टापू का देश बहुत है, आइलैंड कंट्रीज बहुत है, जो एक तो क्लाइमेट चेंज का मार झेल रहे हैं, उसके ऊपर उनका मेन आजीविका जो है मछली पालन, मछली पकड़ना, पालन नहीं मछली पकड़ना, उसके ऊपर बुरा असर पड़ा। तो ये लेके उन लोगों ने बहुत जबरदस्त विरोध कर रहा है, जिसको चलते ये दुनिया में उछल रहा है। जी, तो मैं वैशाली जी मैम से जानना चाहूंगा कि अगर इसको समुद्र में छोड़ा जाता है, क्योंकि अभी कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसके समर्थन में भी आ गए हैं कि ऐसे पहले भी छोड़ा जा चुका है, लेकिन पूरा इम्पैक्ट है आसपास के जगहों पर क्या देखने को मिल सकता है? सौम्या जी ने बहुत साइंटिफिकली हमें बताया है, दर्शकों को बताया है कि इसका रेडियो एक्टिव प्रदूषण फैलाने के बाद में इसका समुद्र किनारे में प्राणी मात्रा में और मनुष्य जीव में उसका क्या असर होने वाला है। मैं सोशल साइंटिस्ट हूँ और मैं सामाजिक मूवमेंट में काम करती हूँ। हमने देखा है, वो मैं कोंकण इलाके की हूँ और हमारा इधर रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये पूरा कोंकण के डिस्ट्रिक्ट है और वहां पे कई सारे प्रकल्प हैं। यहाँ पे जैतापुर ऐसा परमाणु बिजली घर का प्रयोजन भी है और औष्णिक ऊर्जा का भी प्रयोजन है और यहाँ पे पहले सेज का भी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी प्रयोजन हो चुका है, जो किसानों ने लड़के व्यक्त किया है। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि ये बात सिर्फ जापान के लोगों का कंसर्न नहीं है, ये बात फुकुशिमा का सिर्फ कंसर्न नहीं है, और ये बात ओनली प्रशांत महासागर के अलग अलग दिशा में रहने वाले जो देश है, बगल में रहने वाले जो देश है, जो कोरिया है, फिलीपींस है, इन देशों का ही ओनली सवाल है। ये सवाल तो हमारे धरती का है, ये सवाल तो हमारे मनुष्य प्राणी का है और ये सवाल हमारे सागरी जनजीवन का भी उतना ही है। अनफॉर्चुनेटली इसमें होता क्या है कि अलग तरह का जो प्रदूषण है, जो कई इंडस्ट्रियल एरिया में चलता रहता है, ये प्रदूषण कुछ पैमाने में बहुत कंट्रोलेबल होता है कि कुछ सालों के बाद में, कुछ महीनों के बाद में आप उसको नष्ट कर सकते हो, इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। मगर रेडियो एक्टिव के बारे में ऐसा नहीं होता है और ये बार बार हमारे अनुभव रहा है कि एक बार ये रेडियो एक्टिव प्रदूषण जो है, जो पानी के तरह, रेस की तरह फैलता है, इसका जो इम्पैक्ट है वो मनुष्य प्राणी पे, वो जल जीवन पे, वो प्राणी मात्रा पे कई साल, कई पीढ़ियां और जीन्स पे होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। हमारे इधर तारापुर का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में बनाया गया, जिसको करीबन अभी 45 इयर्स के तरफ हो गए। अभी भी तारापुर के एरिया में जहां पे वेव्स, पानी रेडियो एक्टिवेटेड है, वहां के जो मछुआरे हैं, लोकल मछुआरे हैं, उनसे बगल के आजू बाजू के कोई भी मछली नहीं लेता है। वो कहते हैं नहीं, ये तारापुर के एरिया का है और ये हम नहीं खा सकते। और ये मालूमात जो है वहां पे रहने वाले जन सामान्य जो लोग हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया और ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस दे आर सेइंग हमें नहीं चाहिए। दूसरी बात है, तारापुर के एरिया में आप जो जाएंगे और आपने देखा तो वहां पे उसको क्या बोलते हैं, लिजर्ड,
चिपकली, हाँ, तो वो भी, उसका भी जीन्स में आपको प्रभाव दिखाई देता है, उसको भी 2 टेल्स है। सो इसका मतलब हमें दिखाई देता है कि ये रेडियो एक्टिविटी, रेडियो रेज जो है, मेरा हिंदी ठीक नहीं है क्योंकि कोई नहीं मैम, मैंने बोल नहीं सक रही हूँ, मुझे लगता है कि हम लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, इसका इम्पैक्ट जनजीवन के, प्राणी मात्रा के जनजीवन पे है, समुद्र के जल पे है, समुद्र के प्राणी मात्रा पे है, और ह्यूमन बीइंग पे है, जो हमारा कंसर्न है। और इसीलिए मैं कहती हूँ, ये बात बस फुकुशिमा की नहीं, ये बात जापान की नहीं, ये बगल के देशों की, कोरिया की, मलेशिया की और फिलीपींस की नहीं, तो ये बात, ये हमारे पृथ्वी के बगल में, प्रशांत और हिंद महासागर के अगल बगल में जो भी छोटे छोटे आइलैंड है, उनकी प्राणी मात्रा की, उनकी बायोडाइवर्सिटी की, एंड ऑल द मोर उनकी लाइवलीहुड की। हम जब बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम ओनली टाइगर, एनिमल्स, जलचर, प्राणी मात्रा, इनकी ही बात नहीं करते हैं, हम तो पूरी पर्यावरण की बात करती है। और जब भी इन सभी चीजों पे हमला होता है, अटैक होता है, ये प्रदूषित होता है, तब सबसे ज्यादा हानि कष्टकरी जनता को। और इसमें कष्टकरी जनता जो जल, जंगल और पानी में जिनकी आजीविका निर्भर है, उन्हीं पे इसका असर होता है, और वो हमारे भाई बहन। और इसीलिए जब भी हम न्यूक्लियर के खिलाफ लड़ते हो, वो फुकुशिमा का न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, उसका प्रदूषण हो, जैतापुर का न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, उसका प्रदूषण हो, और कुडमकुलन की एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट, ये दुनिया में कहीं भी न्यूक्लियर के खिलाफ जो हम लोग लड़ते हैं, हमारा नेटवर्क जो अलग अलग नेटवर्क है, नाम जिसके हम लोग सदस्य हैं, तो हमारा स्टैंड ऐसा है कि हम मानवता के लिए खड़े होते हैं, हम पीस के लिए खड़े हैं, और हम सभी ह्यूमन बीइंग और सभी प्राणी मात्रा के आजीविका का और जीवन जगने का, संघर्ष का अधिकार के लिए लड़ते हैं। और इसी पैमाने पे मैं ये लड़ाई देख सकती हूँ और सिचुएट करती हूँ। मैम एक छोटी सी जानकारी मुझे और आपसे चाहिए कि अगर ये रेडियो एक्टिव वाटर जो है सी में डिस्चार्ज किया गया समुद्र में, तो इससे क्या प्रभाव आम इंसानों पर देखने को मिल सकता है? क्या भी किस तरह की बीमारियां फैल सकती हैं, या फिर किस तरीके के और इम्पैक्ट हमारे ऊपर देखने को मिलेंगे या पर्यावरण पे देखने को मिलेंगे? अभी तक जहां जहां पे इस तरह का रेडियो एक्टिवेशन हुआ है, वहां पे हमें क्या दिखाई देता है, जो यहाँ पे भी दिखाई देगा, वो है कि जलचर में बहुत बड़े पैमाने पे प्रदूषण होगा, और ये प्रदूषण अनेक समय तक चलेगा, बहुत सालों तक चलेगा। दैट इज वन। दूसरी बात है कि जो फिशिंग में, समुद्र में जो लोग हमारी आजीविका रखते हैं, वो सब मछुआरों की आजीविका नष्ट हो जाएगी, ये तो बहुत बहुत साफ है। तीसरी बात है, ये आजीविका नष्ट जब होती है, एक कष्टकरी जनता की, मछुआरों की आजीविका नष्ट हो जाती है, उसमें अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज इकट्ठा लिंक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेट बनाने वाले आर्टिजन्स, वो फिश जो होता है वो ड्राई करने वाले और उस पे निर्भर होने वाली इंडस्ट्री, वो पूरा प्रोडक्ट्स जो है, कैच जो है, उसका ट्रांसपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री, पूरा इस इंडस्ट्री में होने वाले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की इंडस्ट्री, और इसमें जिनकी पूरी तरह से आजीविका निर्भर है, वो मछुआरे एंड रिलेटेड बिजनेस will be totally impacted for long period, unlimited, and they will be impacted. और जलचर प्राणी भी तो इम्पैक्ट होने ही, वो भी हमारे क्रिएशन का एक हिस्सा है, हमारे धरती माता का हिस्सा है। हमारी पूरी चेन एक डिस्टर्ब हो जाएगी, जो शुरू से जी। तो अभी जो वैज्ञानिक है उनका कहना है कि इससे पहले जो है इस तरह के रेडिएशन को 1940, 1950 और 60 के दशक में अमेरिका ने भी छोड़ा था, ब्रिटेन ने भी छोड़ा था और फ्रांस ने भी छोड़ा था, लेकिन उस दौरान ऐसा कुछ जो है देखने को नहीं मिला। तो जापान छोड़ रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि उसमें छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन
ये कितनी बड़ी मात्रा में 13 लाख टन है, ये जो पानी है वो 13 लाख टन की मात्रा में है। सौम्य सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो इम्पैक्ट होगा इन सब चीजों से कितनी दूर तक होगा। ऐसा तो है नहीं कि खाली जापान के आसपास ही होगा, वहां उसका तो इम्पैक्ट भारत तक भी पहुंचाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो इम्पैक्ट कितनी दूर तक जा सकता है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सोनू सर। अभी आ रहे हैं आवाज? जी जी आ रही। वो मैंने सुनने के लिए ईयरफोन लगाया था। तो ये जो असर की बात है, इम्पैक्ट की जो बात है, ये दो चीज है। एक तो जो हम बोलते हैं जियोग्राफिकली कितनी दूर तक जाएगा, मतलब डिस्टेंस कितनी दूर तक फैला है। अभी देखिए, ये जो डिस्चार्ज किया जाएगा, ये जो पानी रेडियो एक्टिव पानी छोड़ा जाएगा, ये एक तो आपने बोला है 13 लाख टन। हाँ, वो तो मानिए यदि एक टैंकर में 10 टन पानी भरा होता है, जैसे पानी का टैंकर आता है, मतलब 1,30,000 टैंकर भरा हुआ पानी और छोड़ते जाएगा, और इसके बीच में और पानी बनते जाएगा, वो भी छोड़ा जाएगा। तो एक दूसरा चीज है, ये जो रेडियो एक्टिव चीज है, इसमें कुछ कुछ चीज है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट लाइफ रेडियो एक्टिव चीज, मतलब उसको हाफ लाइफ वो करीब कुछ सालों में खत्म हो जाए। लेकिन कुछ चीज है जिसको हाफ लाइफ काफी लंबा है, मतलब वो हजारों साल तक रेडियो एक्टिव रहेगा। और इसमें सबसे खतरा जो होता है, अब देखिए, ये पानी समुद्र का पानी में जब छोड़ा गया, उस इकोसिस्टम में चला गया। अभी बहुत छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे मछली, वहाँ जलज उद्भिद, ये सब में ये रेडियो एक्टिविटी होगा। इससे थोड़ा बड़ा मछली उसको खा के उसमें बॉडी में, जो हम साइंटिफिकली बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन, मतलब एक बहुत कम मात्रा में यदि हमारा पर्यावरण में रेडियो एक्टिविटी है, छोटे छोटे चीज उसको लेते हैं, उस छोटे चीज को जो बड़े चीज खाते हैं, उनका शरीर में वो रेडियो एक्टिविटी बहुत बड़े मात्रा में जमा होता है। फिर उसके जब और बड़े मछली, जैसे टूना जैसे बड़ा मछली खाएगा, जो समुद्र से पकड़ के पूरा दुनिया में सप्लाई होता है, उसको बॉडी में और भी ज्यादा होगा। और जब इंसान यदि इस मछली को खाए, तो इंसान का बॉडी में सिर्फ पानी में जिस मात्रा में था उतना नहीं, उसको हजारों गुना का मात्रा में वो रेडियो एक्टिव चीज जमा होगा। तो इससे इंसान का एक तो कैंसर होने का, दूसरा जेनेटिक डिफॉर्मेशन, जो हमारा डीएनए को डिफेक्ट होने पहुंचाने का, डीएनए को नुकसान पहुंचने का चांस बढ़ जाते हैं। और ये जैसे मैंने पहले बोला, कोई भी यदि आप स्कूल का जियोग्राफी का किताब निकाल ले कोई भी, और दुनिया का जो समुद्री मैप है उसको देखे, वहां यदि देखेंगे दुनिया का सागर में कैसे करंट चलते हैं, इसको ओशन कन्वेयर्स बोलते हैं, पूरी दुनिया में एक सागर से दूसरी सागर चलते रहते हैं, कुछ साल लगते हैं। मतलब धीरे धीरे उसी जगह से, फुकुशिमा के बगल में प्रशांत महासागर से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा में ये फैलते जाएगा। पहले जो फिलीपींस, कोरिया, वियतनाम, ये सब आसपास में प्रभावित होगा, बाद में अमेरिका का पूरी वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट प्रभावित होगा, जो पैसिफिक सागर का ईस्टर्न कोस्ट है, दक्षिण अमेरिका प्रभावित होगा। हमारा यहाँ आने में टाइम लगेगा, लेकिन जो मैंने बार बार बोल रहा हूँ, ये हजारों साल तक रेडियो एक्टिव रहेगा। और जो मछली हम जानते हैं, मछली इक्वेटोरियल बेल्ट से, विषुव रेखा का विषुव जो स्पॉट है उसको एरिया से पोलर रीजियन में भी जाते हैं सीजनल, वो मछली माइग्रेट करते हैं, बड़ी मछली माइग्रेट करते हैं खाने के लिए। तो छोटी मछली को खा के जो ज्यादा रेडियो एक्टिव बड़े मछली बनेगा, वो जब माइग्रेट करेगा, उस माइग्रेटेड मछली को जब आप 1000, 2000, 5000 किलोमीटर दूर में जब मछुआरे पकड़ेगा, उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये रेडियो एक्टिव मछली है, क्योंकि कोई उसमें मीटर लेकर तो बैठा नहीं होगा, गाइगर काउंटर लेके, डोजीमीटर लेके आपको तो मछुआरे तो पकड़ चेस्ट नहीं करेगा। आपको इंस्पेक्टर के पास भी गाइगर काउंटर डोजीमीटर नहीं है। तो हमारा बाजार में, हमारा मार्केट में ये मछली जब आएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा इसमें काफी ज्यादा हद तक रेडियो एक्टिविटी भरा हुआ है। जो मैंने बोला, बड़े मछली में छोटे मछली, छोटे कीड़ा से छोटे मछली, उससे मीडियम मछली, उससे बड़े मछली में बायो एक्यूमुलेशन होता है, मतलब रेडियो एक्टिविटी का मात्रा बढ़ते जाता है। तो सर एक सवाल और उठता है इस बीच में कि वहां पर अभी लगातार
170 टन पर डे रेडियो एक्टिव जो वाटर है वो निकल रहा है। क्या कोई रास्ता नहीं है इसको समुद्र में छोड़ने के अलावा? देखिए, समुद्र के छोड़ने के अलावा रास्ता तो है। जापान गवर्नमेंट को अपने को थोड़ा सा मुश्किल वाले कदम उठाना पड़ेगा। हुँ, हुँ। जैसे हम जानते हैं 13 लाख टन बहुत अमाउंट सुनने में बहुत बड़ा रखते हैं, हुँ, लेकिन 13 लाख टन रियली एक बड़ा आप अंडरग्राउंड टैंक बनाए, हुँ, तो 13 लाख टन से काफी ज्यादा पानी आप रख सकते हैं। हुँ, हुँ, और ऐसे नहीं है, जापान सरकार ऐसे कदम पहले नहीं उठाया। हुँ, हुँ, और शायद लोग जानते नहीं है, जो टोक्यो में जब बाढ़ आते हैं, हुँ, क्योंकि जानते हैं जापान का कोई भी शहर समुंदर से बहुत दूर नहीं है, हुँ, और जापान क्योंकि समुंदर का किनारे में होने के नाते वहाँ बड़े तूफान बहुत आते हैं। हुँ, तो बाढ़ सिर्फ बारिश का पानी से नहीं आता है, समुंदर का पानी भी अंदर आ जाता हुँ, है। हाँ, तो बाढ़ दोनों से आते हैं। हुँ, तो टोक्यो को बाढ़ से बचाने के लिए जापान सरकार ने अंडरग्राउंड बहुत बड़ा टैंक बनाया, हुँ, कंक्रीट टैंक बनाया। उसमें पिलर लगा हुआ है ताकि टोक्यो और आसपास, हम जानते हैं टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है हुँ, जनसंख्या का हिसाब से। हाँ, 3 करोड़ से ऊपर लोग हैं। तो उसको बचाने के लिए अंडरग्राउंड टैंक उन्होंने बनाया है। हुँ, और उस टैंक में पूरी शहर का बाढ़ के पानी से काफी कम हो जाएगा, इतनी कैपेसिटी है। तो ये जो रेडियो एक्टिव पानी जो टोक्यो से करीब 250 किलोमीटर दूर है, जापान सरकार के पास इतना पैसा तो है हुँ, जो एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड टैंक, और अभी 10 साल होगी, हुँ, वो बना सकते थे, अभी भी बना सकते हैं हुँ, कि टैंक को कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाते जाए। हुँ, अंडरग्राउंड टैंक जो सेरामिक लाइंड होगा, स्टेनलेस स्टील सेरामिक, बाद में आउटसाइड में कंक्रीट टैंक होगा, इस ढंग का बहुत बड़ा टैंक बना के उस पानी को स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि ये करने से, और यदि उसको देखभाल किया जाए, उसमें इतना बड़ा मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जापान में इतनी लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन ज्यादा मानते हैं। यदि हुँ, वहाँ ये कर दिया जाए कि इस एरिया में टैंक है, वहाँ कोई इंक्रोच ना करे, हुँ, तो हुँ, लोग मानते हैं। जापान में मानने का एक है, लेकिन मुश्किल हो गया। अभी जापान का सरकार इतना झूठ बोला, ये फुकुशिमा लेके लोग थोड़ा सा अभी विश्वास करना कम कर रहा है, लेकिन अभी भी जापान का लोग मानते हैं। तो इस ढंग का मेजर लेके उस पानी को कम से कम 300-400 साल तक उसमें स्टोर करके रखना पड़ेगा, ताकि उसको रेडियो एक्टिविटी लेवल कम हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं हाफ लाइफ मतलब आधा, कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल, उसको रेडियो एक्टिविटी यदि आधा हो जाएगा, हुँ, हुँ, फिर और आधा हो जाएगा, फिर और आधा हो जाएगा, ऐसे कम से कम 5 साइकिल जाएगा तो थोड़ा बेटर होगा। 10 साइकिल चले जाएगा, आधा से आधा, उससे आधा, तो वो हुँ, सेफ माना जाता है। हुँ, तो कुछ कुछ शतकों तक, कुछ मतलब सेंचुरी तक इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, जरूरी है। और जब स्टोर करके रखेंगे, जब रेडियो एक्टिव अलग अलग टैंक बनाए, जो एक टैंक में काफी हो गया फिर उसको दूसरा टैंक में लाए, अंदर हुँ, से ही सिस्टम बनाए। हुँ। और जब रेडियो एक्टिविटी काफी कम हो जाएगा, तब उसको समुद्र में छोड़ने का सिस्टम करें, ना कि अभी जब रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा है तब छोड़े। अच्छा, ऐसा भी हुआ था कि कुछ समय पहले भी जापान ने ये प्लान सोचा था कि हम लोग ऐसा करने वाले हैं। हम लोग समुद्र में छोड़ने वाले हैं जो रेडियो एक्टिव वाटर है। लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा विरोध हुआ, बवाल मचा तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो बस खाली चर्चा कर रहे थे, ऐसा कुछ प्लान नहीं है हमारा। अभी क्या हुआ है, अभी रिसेंटली मैंने भी जैसे आपको भी पता होगा कि उनका कहना है कि मेरे पास अब जगह नहीं है कि मैं स्टोर करके रखूँ कहाँ इसको। इसलिए हम इसको धीरे-धीरे करके अब इसको रिलीज़ कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ़ एक बहाना है कि हमको इससे छुटकारा पाना है इस तरीके का? देखिए, कोई भी देश, हाँ, इसमें भारत का भी हालत यही होगा। कोई भी देश अभी तक रेडियो एक्टिव वेस्ट को कोई लंबा दौरान, माने लॉन्ग टर्म के लिए कोई उसका सुधार नहीं है, कोई हुँ, उसका हुँ। विज्ञानी नहीं है। क्योंकि हुँ, रेडियो एक्टिविटी को आप जीरो नहीं कर सकते हो रातों रात। हुँ, हाँ, वो हुँ, जितनी दिन में रहेगा वो रहेगा। तो जापान सरकार का ये बोलना जी हमारे पास जाएगा नहीं है, मैं जो बात बोल रहा हूँ, हुँ, यदि जिस जाएगा अभी इस्तेमाल के बाहर हो गया, हुँ, अभी 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर जाएगा, इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसकी छोटी हिस्सा लेके अंडरग्राउंड टैंक बनाओ, उसमें हुँ, स्टोर करो। वहां तो ऐसे भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, नहीं कर हुँ, पाओगे, हुँ, क्योंकि जमीन का ऊपर रेडियो एक्टिविटी ज्यादा है। हुँ, वहां आप उस टैंक ऊपर भी ना करो, जमीन का नीचे बनाओ। आपके पास हुँ, पैसा है, ऐसे नहीं है पैसा नहीं है। आप तो बाढ़ से बचाने के लिए कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। उससे बड़ा समस्या ये है
तो ये बात सही नहीं है कि जापान सरकार के पास कोई जगह नहीं है, कर नहीं सकते। लेकिन इसके साथ मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहूंगा, इसी से दुनिया का बाकी देशों का भी सबक लेना चाहिए। ताकि जापान के पास पैसा हमसे बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी हमसे काफी ज्यादा है, जापान हमसे काफी उन्नत देश है, और जापान का लोग डिसिप्लिन मानते हैं बहुत ज्यादा, जो हमारे लोग में उतना नहीं है। ठीक है, तो हमारे देश यदि इस ढंग का न्यूक्लियर पावर प्लांट एक के बाद बनाते जाए और समुद्र का किनारे देश के अंदर बनाते जाए, तो कभी ना कभी इस ढंग का खतरा हमें भी झेलना पड़ेगा। और क्योंकि हम कंपैरेटिवली गरीब देश है, हमारा जनसंख्या का डेंसिटी भी काफी ज्यादा है, तो हमारे लिए ये और बहुत बड़ा खतरा बनता है। हम हजारों स्क्वायर किलोमीटर खाली नहीं कर सकते। तो इससे बाकी देशों को भी, भारत को भी सबक लेना चाहिए, बाकी देशों को भी सबक लेना चाहिए कि आज के दिन में इस ढंग का बहुत ही खतरा वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं चाहिए हमें। हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बाकी सारे ऐसे पुनर्नवीकरण जो ऊर्जा जो है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक चीज देखा गया, हम सोचते हैं एक्सीडेंट उनको हुआ, एक्सीडेंट चेरनोबिल में हुआ, एक्सीडेंट 3 माइल आइलैंड अमेरिका में था, उन्होंने बंद नहीं कर पाया। चेरनोबिल एक्सीडेंट सोवियत यूनियन में था, जब दुनिया का सबसे बड़ा 2 शक्ति में एक शक्ति था, उन्होंने कुछ कर नहीं पाया। जापान में फुकुशिमा हुआ, इतनी पैसा वाला, इतना टेक्नोलॉजी वाला, वो नहीं कर पाया। तो हमारे क्या उम्मीद है, तो हमारे यहाँ कोई भी ऐसे चीज होगा तो हम क्या कर पाएंगे। तो जापान के सरकार के तो करना है ही, ये पानी को रखना है, लेकिन इससे हमें भी सबक लेना चाहिए। अभी उसमें से 170 टन जो रेडियो एक्टिव वाटर है वो रोज अभी भी निकल रहा है, और उसको स्टोर करके किसी तरह से अब समुद्र में छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो विरोध भी बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। विरोध होगा, विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों को इसके चलते प्रभाव पड़ेगा। तो वो लोग जो इसके समर्थन में आ गए हैं कि ऐसे कई सारे लोगों ने पहले भी किया है, तो ये भी कर रहे हैं। देखिए, ऐसे इतनी बड़े पैमाने पर एक साथ किसी ने नहीं छोड़ा, जो हर जगह में किया जाता है। क्योंकि कहीं भी आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट है, परमाणु बिजली घर है, तो वहां से सिर्फ एक्सीडेंट व दुर्घटना होने से ऐसे होगा, ऐसे नहीं है। हर कुछ दिनों में रेडियो एक्टिव मटेरियल वेस्ट निकलते हैं, जिसको लो लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट बोलते हैं, और वो थोड़ी थोड़ी करके समुद्र में छोड़ते हैं। हमारे यहाँ तारापुर में भी छोड़ा गया, हमारे यहाँ कुदंकुलम में छोड़ा जा रहा है। तारापुर में तो 1969 से प्लांट चल रहा है, तो वहाँ धीरे धीरे छोड़ा गया, असर दिख रहा है। लेकिन जो हुआ है वो, क्योंकि आपको 50 साल तक थोड़ा 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 करके आप छोड़ रहे हैं, तो असर होगा, लेकिन एक साथ बहुत बड़ा असर नहीं है। असर तो हो रहा है, लेकिन यहाँ जो प्लान है, इतनी पानी, इतनी रेडियो एक्टिविटी है, तो वहां एक बहुत बड़ा हिस्सा में बहुत ज्यादा असर पड़ा। हाँ, लेकिन असर इसके पहले भी पड़ा है। जब फुकुशिमा चल रहा था, तब भी वो धीरे धीरे रेडियो एक्टिव जो लिक्विड है वो छोड़ता था। हाँ, वो दुनिया का हर एक देशों में करते थे, ठीक है। लेकिन एक साथ इतनी बड़ा, अभी ये कहा जाएगा, इसीलिए समस्या बहुत ज्यादा होगी। मेरा बोलना है एकदम नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा छोड़ोगे तो इसमें तबाही ज्यादा तबाही मचे। तो मतलब हो सकता है कि जो देश विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, उसके आगे जापान कुछ सोचे भी या फिर छोड़ दे। लेकिन आपसे बात करके, सौम्यदत्ता जी और प्रमिला जी से बात करके बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इन चीजों को समझाया। वैशाली जी से बात करके अच्छा लगा। उन्होंने अच्छे से, कम बातचीत हो पाई उनसे, हमारी तो कोशिश थी कि अच्छे से हम इस चीजों को समझेंगे, समझ में भी आई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।